सभी को स्क्रीन दिख रही है? ओके 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 ओके। नाउ वी आर लुकिंग एट द डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। हमने आगे देखा था उसके फायदे क्या, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब बारी उसके डिसएडवांटेज की। तो पहले, इट हैज लेस एम्फोसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसका जो रहता है अंडर अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, एवरी डिपार्टमेंट लेस एम्फोसिस ऑन इट्स ओन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब ये बात हम जानते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो हर डिपार्टमेंट के हिसाब से होता है और हर डिपार्टमेंट के फंक्शंस को हम क्लब कर देते हैं और एक उनको पर्टिकुलर टास्क देते हैं। इसलिए होता क्या है कि वो फोकस रखते हैं तो सिर्फ अपने ही ऑब्जेक्टिव पे, उसको जो टास्क है उस पर ध्यान रखेगा वो। तो इसका परिणाम क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फेल टू रिसीव ड्यू अटेंशन। क्योंकि हर डिपार्टमेंट बिजी है उनके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। इसी रीजन से क्या होता है कि जो पूरे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल अल्टीमेटली क्या होना है उस पर किसी का ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि हर कोई बिजी है अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। दूसरा, प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन। नाउ विद द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड। जाहिर सी बात है, जितना बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा उतने ज्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे एंड दिस मेक्स कोऑर्डिनेशन अमंग देम क्वाइट डिफिकल्ट। इससे होता क्या है कि इनके बीच में आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसा मुश्किल हो जाता है। क्यों? दी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आर मोर, यानी नंबर ऑफ मैनेजर्स बढ़ गए। तो इसमें एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से कांटेक्ट रखे ना रखे, आपस में कॉपरेशन दे या ना दे, अगर उनकी पर्सनल कुछ लड़ाई है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। इससे होता क्या है, देयर इज ऑलवेज अ डिले इन डिसीजन मेकिंग। इनकी आपस की गलतियों के कारण आपको डिसीजन मेकिंग में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सभी का कॉपरेशन मिलना या कोऑर्डिनेशन होना मुश्किल हो जाता है। तीसरा, कॉन्फ्लिक्ट। समटाइम्स इट सो हैपेंस दैट द इंटरेस्ट ऑफ वन डिपार्टमेंट आर नॉट कंपैटिबल विद दोज ऑफ अनदर। यानी कभी कभार ये होता है कि एक डिपार्टमेंट का जहां इंटरेस्ट हो शायद दूसरे का वहां पर ना हो, या दूसरे को वहां पर नुकसान हो रहा हो कुछ, एंड दिस माइट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिपार्टमेंट। और आपस में एक दूसरे का इंटरेस्ट ध्यान में न रखना या एक ही कारण दूसरे को नुकसान होने की शंका रहती है, तो वहां पर जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। और याद रहे, अगर बिजनेस में देखने जाएंगे तो मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो खास करके देखा जाता है सेल्स और मार्केटिंग वालों के बीच में। फिर है इनफ्लेक्सिबिलिटी। द एम्प्लॉयज वर्किंग इन ईच ऑफ द डिपार्टमेंट स्पेशलाइज इन ओनली वन पर्टिकुलर फंक्शन। हमें ये बात पता है कि क्या बात है, वो ये है कि ईच डिपार्टमेंट के अंदर हर एम्प्लॉय स्पेशलाइजेशन करता है किसी एक ही पर्टिकुलर फंक्शन में। दिस रिजल्ट्स इन इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड डेवलप ओनली अ नैरो पर्सपेक्टिव एंड फील टू गेन एक्सपीरियंस इन डाइवर्स एक्टिविटीज। अगर प्रोडक्शन का कोई व्यक्ति है तो उसको प्रोडक्शन का ही पता होगा, उसको सेल्स के बारे में कुछ पता नहीं होगा। या फिर अगर मान लो वो सेल्स में सिर्फ अगर वो सेल्स में सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए माहिर है और उसको कस्टमर रिलेशन मेंटेन करना नहीं आता है तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर उसने फोकस किस पे किया है, वहां पर उसने फोकस किया है सिर्फ और सिर्फ वन पर्टिकुलर फंक्शन पे। ठीक है, इसकी वजह से वो कोई अपने आप को ज्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा और ना ही उसे डाइवर्स एक्टिविटीज में कोई एक्सपीरियंस मिलेगा। नाउ लेट अस दी सूटेबिलिटी, यानी कहां कहां पर ये चल सकता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर कहां कहां पर एप्लीकेबल है। तो पहला ये काम करेगा तो लार्ज साइज फर्म्स में। इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन हेल्प्स इन इंप्रूविंग द ओवरऑल मैनेजर एफिशिएंसी एंड द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर वेरियस एक्टिविटीज। आप फंक्शनल स्ट्रक्चर को खास करके जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैं, मल्टीनेशनल्स है, उनके अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि डिपार्टमेंटलाइजेशन करने से क्या होगा कि ओवरऑल जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है और एक्टिविटीज पे जो कंट्रोल है वो बढ़ जाएगा, एंड दिस रिजल्ट्स इन द स्मूथ कंप्लीशन ऑफ वेरियस टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका परिणाम क्या होगा
कि जो टास्क थे, जो भी टास्क मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए, वो बड़े आसानी से पूरे हो पाएंगे। देन वेरिंग फंक्शन, organizations that deal with diverse functions simultaneously require a high degree of coordination। जाहिर सी बात है, अगर एक साथ 3 एक्टिविटीज हो रही है, एक साथ 3 एक्टिविटीज हो रही है, तो तीनों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी हो जाता है। दिस कैन बी अचीव्ड इन अ बेटर मैनर बाय अ क्लियर डिवीजन ऑफ एक्टिविटी। तो ये कोऑर्डिनेशन हम करेंगे कैसे? तो लेट अस फर्स्ट डिवाइड द एक्टिविटीज क्लियरली, कि भाई तुझे यही करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। अगर इस तरह क्लियर डिवीजन होगा तो आप कोऑर्डिनेशन करने में आसानी रहेगी। ओके, इन वेरियस डिपार्टमेंट एज डन अंडर अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। Then requirement of specialization. Now diverse functions in an organization can be performed better if specialization is facilitated. अगर हम स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं तो उससे हम अलग अलग फंक्शन के साथ पूरे कर पाएंगे। एंड दिस स्पेशलाइजेशन इज प्रपोनेड बाय अ फंक्शनल स्ट्रक्चर थ्रू डिपार्टमेंटलाइजेशन। अगर हर डिपार्टमेंट अपने अपने काम में माहिर हो गया तो देखने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल आपका काम अच्छा होगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप स्पेशलाइजेशन करने की छूट देंगे तब अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नाउ लेट अस लुक एट द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब तक हमने देखा था, अब बारी है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। ना इन अ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफरेंट एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड इन वेरियस डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट लाइन। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स क्लियर डिपार्टमेंट नहीं कि एचआर वाले इधर, मार्केटिंग वाले इधर, ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर होगा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पूरा सेक्शन अलग। मान लो कोई कंपनी 3 से 4 प्रोडक्ट बनाती है, जैसे मान लो कि टाटाज है तो टाटा सॉल्ट है, टाटा व्हीकल्स है, टाटा इंश्योरेंस है, टाटा या फिर हैवी व्हीकल्स है, इस प्रकार से टाटा कंसल्टेंसी, इस प्रकार से 6-7 डिपार्टमेंट हो गए, अलग अलग 6-7 प्रोडक्ट हो गए अलग अलग। तो इन्होंने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पूरा डिवीजन अलग उस हिसाब से। नाउ दिस इज all the activities pertaining to a particular product aligned are grouped in one division। एक प्रोडक्ट के लिए पूरा एक अलग से डिवीजन। अब इसमें होता क्या है कि ईच ऑफ द डिवीजन स्पेशलाइजेस इन इट्स रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट लाइन। हर डिवीजन जो होगा वो माहिर होगा अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर। फर्दर विद इन ईच डिवीजन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब जैसे हर डिवीजन के अंदर भी फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, जैसा आपको मैंने कहा था कि मान लो, जैसा आपको मैंने कहा था कि जैसे टाटा सॉल्ट है, ओके, तो टाटा सॉल्ट एक प्रोडक्ट हो गया। अब उसके अंदर में आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि जहां पे आपके पास उसका एमडी होगा, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होंगे, वर्कर्स होंगे। ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर था ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। बस बात इतनी सी है कि हर प्रोडक्ट के लिए ये सिस्टम खड़ा किया जाएगा। ओके, द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स अ डिविजनल स्ट्रक्चर। लेट अस से डिविजनल स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो जाहिर सी बात है, यू विल हैव अ एमडी हु इज द बॉस। फिर एक कोई कंपनी है जो फुटवेयर भी बनाती है, गारमेंट्स, ज्वेलरी और लेदर की चीजें बनाती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, देखिए चारों प्रोडक्ट्स को अलग अलग कर दिया कि फुटवेयर वाले अलग, गारमेंट वाले अलग, ज्वेलरी वाले अलग, लेदर वाले अलग। एवरी प्रोडक्ट इज डिफरेंट। और इसमें क्या है कि हर प्रोडक्ट को 4 चीजें दी गई है। जैसे ज्वेलरी है तो ज्वेलरी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, सेल्स अलग होगा, मार्केटिंग अलग होगा, एडवर्टाइजिंग अलग होगा, ठीक है। उसी हिसाब से फुटवेयर वाले, तो फुटवेयर वालों का प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग। फिर गारमेंट्स वाले उसी हिसाब से प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजिंग। फिर लेदर एक्सेसरीज तो प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। यहाँ पे हर प्रोडक्ट को अपना फॉर्मल स्ट्रक्चर बनने का मौका मिलता है।
नाउ लेट अस लुक एट द एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। के फायदे क्या है? तो पहली चीज है, यहां पे आपको देखने को मिलेगी मैनेजरियल एफिशिएंसी। अ डिवीजन स्ट्रक्चर प्रोवाइड numerous opportunities for the development of skills and knowledge of the manager. The head of each division gains experience as he or she deals with a variety of functions simultaneously. अब जो हर डिवीजन का जो हेड है, जैसे आपने ऊपर देखा ज्वेलरी, फिर अपना लेदर, ये सब अलग अलग डिवीजन थे, तो हर डिवीजन का जो हेड होगा उसे एक्सपीरियंस मिलेगा अलग अलग चीजों को, अलग अलग फंक्शन को डील करने का, ठीक है, एक साथ होगी। एंड दिस विल एनेबल द डिवीजन हेड टू ग्रो प्रोफेशनली एंड इंप्रूव प्रोफिशिएंसी। वो अपने आप को ग्रो कर पाएगा और भविष्य में वो पूरे के पूरे कंपनी का सीईओ बन सकता है। सिर्फ अब तक वो लेदर वालों का हेड था, तो अब उसकी जगह पे अब वो पूरे कंपनी का सीईओ बन सकता है या एमडी बन सकता है, अगर वो अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करता है तो, या अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाता है तब। Then is measurement of performance. In a divisional structure, the performance of each in a divisional structure, the performance of each of the division is judged on the basis of its profits and loss during a particular period. अब आप पता कैसे करेंगे कौन सा डिवीजन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है? तो वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे। वो डिपेंड करेगा प्रॉफिट या तो लॉस, कि उसने साल भर के टाइम में कैसा किया, उसने मुनाफा कमाया या लॉस किया। एंड दिस टाइप ऑफ असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इजियर एंड हेल्प्स इन टेकिंग अप्रोप्रिएट एंड टाइमली करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। ये असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस काफी आसान होता है। यहाँ पे आप टाइम पे और अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकते हैं अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो, यानी अगर फर्म या डिवीजन लॉस मेकिंग में है तो। Then flexibility and initiative. As the head of the division have the authority to make their own decisions, a divisional structure promotes initiative and flexibility in decision making. अब जो भी हेड ऑफ द डिवीजन है उसके पास अथॉरिटी है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, तो डिविजनल स्ट्रक्चर विल प्रमोट इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। यानी जो डिविजनल हेड होगा वो बड़ी आसानी से नए नए इनिशिएटिव भी ले पाएगा, उसको छूट मिलेगी और वो चाहे वो डिसीजन ले पाएगा। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, यानी ही इज नॉट प्रोन टू द रूल्स, वो वहां पर डिफाइन नहीं हो जाएगा, वो अपनी मर्जी से भी रूल ले सकता है या बना सकता है। देन इज ग्रोथ। एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग अ डिविजनल स्ट्रक्चर कैन इजीली ऐड न्यू डिविजन अंडर इट। जाहिर सी बात है, अब तक आपने 4 डिवीजन बना रखे थे, अब आपने सोचा कि मुझे और 2 चीजें खोलनी है, तो आपने सोचा कि लेट अस ओपन कॉस्मेटिक्स एंड से व्हीकल्स। ओके, तो आप आसानी से 2 डिवीजन ऐड कर सकते हैं। आपको करना क्या है, बस 2 डिवीजन खड़ा करना है, उसको अलग से लोग दे देने वापस से, ठीक है। आपको कुछ नया करना होता नहीं, यहाँ पे डिवीजन आसान हो जाता है। अगर आपको बंद भी करना है तो आप दोनों वहां से बंद भी कर सकते हैं। ओके, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग द फंक्शंस ऑफ अदर डिवीजन एंड दिस मेक्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आप नए नए प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो उसका असर बाकियों पे नहीं पड़ेगा। अब जैसे इसके कुछ फायदे हैं तो वैसे कुछ नुकसान भी होंगे। तो इसका पहला नुकसान जो है वो डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, यानी एक डिवीजन जेलस ऑफ अनदर डिवीजन। Sometimes conflicts may arise among different divisions with regard to various decisions and actions of the organization, such as those relating to allocation of funds and resources. जाहिर सी बात के बीच में झगड़ा कैसे हो सकता है कि जहां पे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डिसीजन लिया, किसी डिवीजन ने डिसीजन लिया और उसके जो एक्शंस हैं फंड्स और रिसोर्स को लेकर, एलोकेशन को लेकर, तो उसमें झगड़ा हो सकता है कि इसको ज्यादा फंड दिया, मुझे कम फंड दिया, हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है, हमको इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो a division may have grudges on the other division. उसके बाद दूसरा है इंक्रीज इन कॉस्ट।
नाउ एज देयर एग्जिस्ट अ सिमिलर फंक्शनल स्ट्रक्चर अंडर ईच डिवीजन, हमने देखा था कि हर डिवीजन के अंदर में, हमने ये भी देखा है कि हर डिवीजन के अंदर में आपके पास मार्केटिंग भी है, सेल्स भी है, प्रोडक्शन भी है, एडवर्टाइजिंग भी है, ठीक है। तो हर डिवीजन के अंदर एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता ही है, और इससे होता क्या है, द सेम सेट ऑफ फंक्शन आर परफॉर्म्ड अंडर ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के अंदर या हर डिवीजन के अंदर ये फंक्शन होंगे, मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फिर सेल्स हो गया और एडवर्टाइजिंग वाले। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये तो हर डिवीजन के अंदर पड़ रहा है। इससे होता क्या है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। यहां पर भी मार्केटिंग हो रहा है, यहां पर भी प्रोडक्शन हो रहा है, उधर भी वही हो रहा है, डिवीजन ए में हो रहा है, डिवीजन बी में भी वही हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ओवरलैपिंग के चांस ज्यादा है, और इससे होगा क्या, इट विल बी अ राइज इन द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि हर डिवीजन आपको ये देना ही है, लेकिन इसको फिर भी यूज किया जाता है। तीसरा है इग्नोरेंस ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। इसमें फिर से वही बात है कि ईच ऑफ द डिवीजन में फंक्शन एज अ सेपरेट यूनिट विद हिज ओन सेट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में बी इग्नोर। यहाँ पर हर कोई फोकस किस पे करेगा, उनके खुद के सेट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव पे, उनको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लेना देना होगा नहीं। इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रॉडर गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, वो अचीव हो पाते नहीं है। देन suitability ऑफ अ डिवीजन स्ट्रक्चर, कहां पर सुटेबल है। अ डिवीजन स्ट्रक्चर प्रूव सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट इंट्रोड्यूस और प्लान टू इंट्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन। ये उनके लिए सुटेबल है कि जो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रोडक्ट्स को निकालना चाहती है मार्केट में, यानी दे ट्राई टू बिकम मल्टी डायमेंशनल, तो वहां पर ये सुटेबल रहेगा। ओके, अब तक हमने जो देखा है ये उसका डिफरेंस है। ओके, फंक्शन स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर का फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर का डिफरेंस है यहाँ पे, जो हम अब तक पूरा देखते आए हैं। ये पूरा ब्रीफ में है, इसको आप लोग रिफर कर सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। A formal organization structure is well-defined structure of authority and hierarchy that clearly specify the boundaries of authority and responsibility in an organization. Formal structure क्या है, एक well-defined structure है अथॉरिटी का और हायरार्की का, कि कौन बॉस है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, तो दैट इज हायरार्की और उसकी पावर। और क्लियरली डिफाइन होगा कि किस व्यक्ति की या किस पोस्ट की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पर है और कितनी है। The rules and policies to be followed are clearly stated. कौन से नियम को फॉलो करना है और कौन सी पॉलिसीज को मानना है, ये क्लियरली वहां पर मेंशन होता है। A formal organization structure is deliberately created by the managers of an organization to ensure its smooth and systematic functioning. एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसलिए भी खड़ा किया जाता है मैनेजर्स द्वारा कि आराम से सारे फंक्शन स्मूथली और सिस्टमैटिक ढंग से पूरे किए जा सके। मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके 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 ओके। Now let us see the features of formal organization. तो पहला है स्पेसिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी। यहां पर बड़ा क्लियर होता है कि किसकी कौन सी अथॉरिटी है। इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लियरली डिफाइंड। किसकी क्या पोजीशन होगी, कौन कितना पावरफुल है, किसकी क्या जवाबदारी है, वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन होता है। एंड इट इज ऑल्सो क्लियरली स्पेसिफाइड हु इज टू रिपोर्ट टू होम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये भी वहां पर क्लियरली मेंशन होता है। यानी यहाँ पर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्लैशेस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। दूसरा है
उससे पहले जरा इसको हम हटा दें। दूसरा जो है वो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है। नाउ बाय क्लियरली स्टेटिंग द प्रोसीजर एंड रूल्स टू बी फॉलोड, a formal organization enables the achievement of organizational objectives in a far better manner। अगर आपने प्रोसीजर क्लियर कर दिया है कि ऐसे ही काम करना है और आपके रूल्स अगर क्लियर हैं कि यही रूल्स फॉलो होंगे, तो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आसानी से अपने गोल्स को अचीव कर सकता है बड़े अच्छे ढंग से, अगर सब कुछ क्लियर होता है तो। देन डेलिबरेट क्रिएशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली क्रिएटेड, इसको जानबूझ के खड़ा किया जाता है बाय द मैनेजर्स इन ऑर्डर टू अचीव द सिस्टमैटिक एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन बड़े स्मूथली चल सके बिना किसी प्रॉब्लम के। देन देयर इज कोऑर्डिनेशन। A formal organization facilitates the coordination of the effort of various departments and individuals in the pursuit of the common goals of the organization। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि वो कोऑर्डिनेशन को मदद करता है, सारे एफर्ट्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स या इंडिविजुअल्स लगा रहे हैं ताकि कॉमन गोल की तरफ बढ़ा जा सके। देन एम्फोसिस ऑन वर्क, फोकस होगा काम पर ही। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेज मोर एम्फोसिस ऑन वर्क टू बी डन रेदर देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी को कोई मतलब नहीं कि वो मेरा दोस्त है उससे मेरे को तकलीफ है, ऐसा कुछ नहीं। यहां पर एक ही चीज पे ध्यान दिया जाता है और वो है काम। ठीक है, द फोकस हियर इज ओनली ऑन वर्क। इसके एडवांटेजेस, तो पहला है रिड्यूस कंफ्यूजन। अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली डिफाइंड the working relationship and the hierarchy, okay, that is clearly specifies who should report to whom. In this way it facilitates unity of command, thereby reducing confusion in the working operation। यहाँ पर कंफ्यूजन का चांस काफी कम होता है क्योंकि हर किसी को पता है कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है या कौन मेरा सीनियर है, कौन मेरा सुपीरियर है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि कंफ्यूजन होता नहीं है काम करने के दौरान। फिर है हाई स्टेबिलिटी। नाउ व्हेन यू डिफाइन द रूल्स एंड प्रोसीजर्स क्लियरली, a formal organization makes the behavior of the employee more predictable, bringing stability to the organization। अगर आपने प्रोसीजर और रूल्स क्लियर रखे तो आप अपने एम्प्लॉय का बिहेवियर भाप सकते हैं और उसको पता भी कर सकते हैं एडवांस में कि अभी आगे क्या करेगा, रहेगा, जाएगा, परफॉर्मेंस अच्छा करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, और टाइमली एक्शन हम उस पर ले पाएंगे और अपना ऑर्गेनाइजेशन भी स्टेबल रहेगा कि ये व्यक्ति इतने साल रहेगा या इतने साल चल सकता है, इस प्रकार से। फिर अगली जो चीज है वो है रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यानी एक जैसा काम बार बार नहीं होगा। सिंस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लियरली डिफाइंड, देयर इज नो रूम फॉर एम्बिग्विटी इन द रोल्स ऑफ द वेरियस एम्प्लॉइज। यानी एक बार रूल्स आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर है, पहले से तय है कौन से पोस्ट वाले व्यक्ति को क्या करना होता है, तो यहां पर एम्प्लॉइज के अंदर उनके रोल्स को लेकर कोई कंफ्यूजन होता नहीं है। एंड दिस विल हेल्प इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड एफर्ट, यानी वो काम बार बार होने वाला नहीं है, एक बार हो गया, दैट्स इट। फिर है बेटर कोऑर्डिनेशन। नाउ अ सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ एक्टिविटी इन वेरियस डिपार्टमेंट्स रिजल्ट्स इन बेटर कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर सी बात है, अगर सब कुछ सिस्टमैटिक होगा, एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर, तो क्या ही प्रॉब्लम है, हर कोई अपनी हिसाब से काम करेगा। और आखिर में अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। A formal organization structure lays more stress on work, thereby assisting in achieving organizational objectives in a better manner। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वो ज्यादा फोकस करता है काम पे। इसी कारण से क्या होगा,
जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में आसानी होगी और वो भी बड़े अच्छे ढंग के साथ। ठीक है, let us look at the disadvantages. Now there is delay in decision making. Each member in a formal organization has to follow the established chain of working relationship for each and every task. ठीक है, यहाँ पर डिसीजन आप डायरेक्टली ले नहीं सकते, आपको अपने सुपीरियर को बताना पड़ेगा, वो उसके बॉस को कंसल्ट करेगा, वो उसके बॉस को कंसल्ट करेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई, ठीक है, पर्टिकुलर इन एक्सीजेंसी यानी इन सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी, सच सिस्टम में रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो आप टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाएंगे क्योंकि रिपोर्टिंग सिस्टम इतना लेंथी होता है, इसी कारण से। देन देयर इज लिमिटेड क्रिएटिविटी। यहां पर व्यक्ति को खुल के करने का कुछ चांस मिलेगा नहीं, क्योंकि पहले से कुछ बना हुआ है, प्री प्लान्ड है, उसमें कोई चेंज होने की गुंजाइश रहती नहीं है। अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिस्ट्रिक्ट्स क्रिएटिविटी एंड इट डज नॉट अलाउ फॉर न्यू प्रैक्टिसेस एंड वे ऑफ डूइंग द टास्क। एक फॉर्मल इंस्ट्रक्टर क्या करेगा कि वो क्रिएटिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर देगा और नई प्रैक्टिसेस या नए आइडियाज को वो आने देगा नहीं। द टास्क है टू बी परफॉर्म्ड एज पर द प्री डिफाइंड प्रोसीजर एंड रूल्स। यहां पर कुछ भी अपने मन का हो सकता नहीं है। ओके, वॉट एवर इज प्री डिफाइंड उसके हिसाब से ही काम करना होता है। तीसरी चीज, इट शोज एन इनकम्प्लीट पिक्चर। ओके, as a formal organization it lays emphasis on the working relationships only. It fails to bring out the interpersonal relationships existing in the organization, thereby giving an incomplete picture of the organization. यहाँ पर फोकस सिर्फ काम पर होता है, एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं आपस में या उनके आपस में रिलेशन कैसे, उस पर कोई ध्यान दिया जाता नहीं है। इसलिए वर्किंग एनवायरमेंट कैसा होगा वो किसी को पता चलता नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इट शोज एन इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। Last thing for today, informal structure. Now it is a network of social relationships, but that arises out of personal interactions among the employees of an organization beyond their officially defined roles. In this regard, it can be said that informal structure originates from within a formal organization. Informal कहाँ से खड़ा होता है? तो formal के अंदर से। ठीक है, ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां पे ध्यान दिया जाता है सोशल रिलेशनशिप यानी रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल। जैसे देखो यहां पर है, दैट अराइजेस आउट ऑफ पर्सनल इंटरैक्शंस अमंग द एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, देन दे बिकम बेस्ट बडीज, बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, टीम ऐसे ही बनती है। उनके जो रोल्स हैं उसको वो आगे निकल जाते हैं, उनके जो रोल्स हैं वो रोल्स तक सीमित नहीं रहते, अपने रोल्स को वो क्रॉस कर जाते हैं, दे बिकम फ्रेंड्स। ठीक है, और फिर जरूरत टाइम पे दोनों एक दूसरे का काम भी निकाल लेते हैं। In this regard, it can be said that an informal structure originates from within a formal organization. Okay, that is it for today. See you in the next class now.